नमस्कार दोस्तों, सूरज स्टडी बुक के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे मैं प्रखर तिवारी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम इस YouTube प्लेटफॉर्म में आपको संविधान और विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स है वो निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं और भारतीय संविधान की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण उपबंध है, उनको कहाँ से लिया गया है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो आज का सेशन यहाँ से प्रारंभ करते हैं। ये जो टॉपिक है ये आपके वनडे एग्जाम, चाहे वो बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, हर तरह के वनडे एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये सेशन को आप अंत तक देखिए। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को कवर करें। तो चलिए आज का सेशन यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के बारे में थोड़ा कुछ चीज जान लेना चाहिए। संविधान का मतलब क्या होता है? बहुत बेसिक मतलब है। संविधान का मतलब होता है कि वो दस्तावेज जिसके आधार पर शासन चलाई जाती है, वो दस्तावेज जिसके आधार पर किसी देश की जो शासन व्यवस्था है उसका संचालन होता है, ठीक है, वही संविधान है। संविधान में क्या होता है कि जो उस देश की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहती है, उसकी जो मूल आदर्श रहते हैं, मूल आदर्श को समाहित करने वाला एक दस्तावेज होता है, इसी को हम संविधान कहते हैं। ठीक है, यहाँ वही लिखा है कि संविधान किसी भी देश का कानून बनाने का पहला स्रोत होता है, ठीक, फंडामेंटल लॉ होता है। ठीक है, तो यही चीज इसमें लिखा गया। संविधान को आप मूल रूप से वही जानिए कि एक लिखित दस्तावेज होता है, लिखित या अलिखित भी हो सकता है, लेकिन मूलतः हम मानते हैं कि लिखित या अलिखित दस्तावेज जो जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है उसको हम संविधान कहते हैं। एक मार्गदर्शक, एक क्या बोले, ऐतिहासिक जो मूल्य होते हैं उसके आधार पर किस तरह से शासन का संचालन करना चाहिए वो बताता है कौन? संविधान बताता है। ठीक है, तो संविधान कितने प्रकार के होते हैं? बेसिक चीज है, बहुत गहराई पे नहीं देखेंगे। लिखित संविधान, लिखित मतलब आपको पता है रिटर्न हो, तो ऐसा संविधान जिसमें हर चीज लिखा हुआ हो। ठीक है, मतलब एक बुक टाइप हो, जैसे हमारा संविधान है, संविधानिक किताब के रूप में है, जो लिखित रूप से वर्णित है, पूरा एक एक शब्द उसमें वर्णित है कि क्या कैसे शासन व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे सरकार का संचालन होता है। तो इसी क्रम में जो लिखित संविधान होगा वो लिखा हो रहा होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। तो लिखित संविधान में कौन सा आता था? भारत का संविधान लिखित है, अमेरिका का संविधान लिखित है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान लिखित है, ये उदाहरण हो गए। ठीक है, इसके बाद एक होता है अलिखित संविधान। इंग्लैंड का जो संविधान है अलिखित है, मतलब ये जो पुरानी जो प्रक्रियाएं रही होगी, पुरानी जो प्रथाएं रही होगी, परंपराएं रही होगी, उसके आधार पर एक प्रक्रिया चल बैठी है और उसी क्रम का फॉलो करते हैं। इसको हम अलिखित संविधान बोलेंगे। कोई लिखित दस्तावेज यहाँ पर नहीं है, ठीक, कोई रिटर्न फॉर्मेट नहीं दिखेगा, तो इसीलिए ये अलिखित संविधान होता है। तो इंग्लैंड का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है, याद रखेंगे। ठीक है, एक होता है कठोर संविधान। कुछ चीज कठोर या रिजिड तब होता है जब उसमें संशोधन करना मुश्किल हो जाता है। संशोधन मतलब उसमें परिवर्तन करना, समय के साथ जो आवश्यक चीजें हैं उसको जोड़ना, घटाना या परिवर्तित करना मुश्किल हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रिजिड या कठोर संविधान। ठीक है, तो अमेरिका का संविधान बहुत रिजिड है, पता है, इसमें अभी तक से मतलब गिने चुने संविधान संशोधन ही हुए। ठीक है, इसीलिए अमेरिका का संविधान सबसे कठोर संविधान माना जाता है। ठीक है, एक और होता है लचीला संविधान, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलेंगे? जिसमें आसानी से क्या किया जा सकता हो, संशोधन किया जा सकता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? लचीला संविधान। जिसमें संशोधन करना आसान हो या संसदीय सामान्य विधि तरीके से उसको किया जा सके, उसको लचीला संविधान बोलेंगे। ठीक है, तो इंग्लैंड का संविधान लचीला है। संसद का कानून ही संविधान के रूप में काम करता है, क्योंकि अलिखित है, वहां संविधान अलिखित है, जो कानून पास कर दिया संसद वही वहां का संविधान हो गया। तो जो लचीला होता है उसमें इजीली हम क्या कर सकते हैं? चेंजेस कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, संघीय संविधान। संघीय संविधान किसको बोलेंगे? संघ किसको बोलते हैं? जिसमें केंद्र और राज्य की जो शक्ति है वो परिभाषित हो, एक निश्चित दायरा हो दोनों का, दोनों के बीच शक्तियों का जो विभाजन हो, स्पष्टता हो उसमें, तो संघीय संविधान उसको बोलते हैं, जिसमें शक्तियों का क्या हो? स्पष्ट विभाजन हो। ठीक है, तो भारत का संविधान क्या है? संघीय संविधान है। अमेरिका का, कनाडा का ये है संघीय संविधान है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की जो शक्तियां हैं, दोनों की जो सीमाएं हैं, उसका स्पष्ट विभाजन होता है। ठीक है, एकात्मक संविधान, एकात्मक मतलब केंद्र, केवल जहां केंद्र मजबूत हो, केंद्र सरकार के आधार पर सब चीजें संचालित हो, उसको एकात्मक संविधान बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ जो इंग्लैंड में है वो क्राउन के नाम पे होता है हर चीज। ठीक है, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, यहाँ जो है केंद्र मजबूत है, स्टेट का कोई अलग से शक्ति नहीं है, जो चीज होगा सब केंद्र के नाम से होता है। ठीक है, तो ये एकात्मक संविधान हो गया। तो ये बेसिक टाइप्स हो गए। क्या क्या देखे हमने? पहले लिखित और अलिखित। तो लिखित किसको बोलेंगे? जो रिटर्न फॉर्मेट में हो। अलिखित क्या होगा? जो रिटर्न फॉर्मेट में ना हो। ठीक है,
जो केवल परंपराओं से बंधा हुआ हो वो अलिखित, और जिसमें विधिवत लिखा गया हो कि कैसे प्रक्रिया फॉलो की जाएगी वो लिखित होगा। कठोर के यहाँ किसको बोलेंगे? जिसमें जो संशोधन की प्रक्रिया है वो बहुत ही कठिन हो, मतलब जटिल प्रक्रिया हो, जिसको आसानी से संशोधन ना किया जा सकता हो, उसको हम कठोर संविधान बोलेंगे। उदाहरण के लिए क्या देखा हमने? अमेरिका का संविधान देखा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? लचीला संविधान। तो लचीला संविधान किसको बोलेंगे? जिसमें संशोधन करना आसान हो। तो हमने इसमें क्या देखा? इसमें फिर देखा हमने इंग्लैंड का संविधान जो लचीला है, ठीक है। अब आगे फिर देखा संघीय संविधान, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों की जो शक्तियां हैं वो परिभाषित हो, विभाजन हो शक्तियों का, उसको हम बोलेंगे संघीय संविधान। और एकात्मक संविधान जहाँ केंद्र की ओर विशेष झुकाव हो, राज्यों का मतलब कोई विशेष अस्तित्व वहां ना दिखता हो, उसको हम बोलेंगे एकात्मक संविधान, ठीक है। चलो आगे, अब यहाँ से हम विशेषता चालू करेंगे। मेन हमारा टॉपिक का जो यहाँ से स्टार्ट है, इससे पहले हमने देखा वो टाइप्स थे, ठीक है। यहाँ देखो भारत के संविधान की विशेषताएं क्या क्या है, अब ये देखेंगे, क्योंकि हमारे संविधान के बारे में हमको पढ़ना है। बाकी चीजों के बारे में जानकारी रखना अच्छी बात है, लेकिन हमारे संविधान के विषय में हमको बहुत अच्छे से जानकारी रखना जरूरी है, ठीक है। तो लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि भारत का संविधान क्या है? लिखित है। एक संविधान सभा गठित किया गया था स्वतंत्रता के बाद, जिसने क्या किया था? पूरा संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था, ठीक है। और उसमें समय समय पर चेंजेस होते रहते हैं। तो भारत का जो संविधान है क्या है? लिखित फॉर्मेट में है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, याद रखेंगे। मूल रूप से मतलब जब ये संविधान एक्सेप्ट किए हम, तब 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूची थी। वर्तमान में 470 से अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूची है, ठीक है। समय समय पर हम संशोधन करके उसको ऐड किए, ठीक है। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है कहाँ का? भारत का। मूल रूप से भले ही इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन समय समय पर इसमें चेंजेस हुए हैं और अभी वर्तमान में 470 के आसपास इसमें अनुच्छेद देखने को मिलते हैं, ठीक है। दूसरा चीज प्रस्तावना। हमारे संविधान की सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रस्तावना, प्रीएम्बल। ये मतलब इंट्रोडक्शन है संविधान का। संविधान की आत्मा कहा जाता है, मतलब ये संविधान का जो मूल भाव है ना उसको समाहित करता है। मूल भाव मतलब संविधान का उद्देश्य क्या है, उद्देशिका भी बोलते हैं इसी को, कि हम जो संविधान लाए हैं इसका उद्देश्य क्या है। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके दिमाग में, उनके दिल में क्या भाव था संविधान को लेकर, कैसा होना चाहिए, वो सब जो भाव है वो आपको उद्देशिका में देखने को मिलती है, ठीक है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी, ये सब जो टर्म्स है आपको प्रस्तावना में देखने को मिलते हैं, प्रीएम्बल में, ठीक है। तो जो मूल भाव है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है? प्रीएम्बल में, ठीक है। तीसरा, संघीय ढांचा परंतु एकात्मक की ओर झुकाव। हमने क्या देखा कि भारत का जो संविधान है वो संघीय संविधान है, मतलब केंद्र और राज्यों की शक्ति का बंटवारा तो है, लेकिन जब भी आपात की स्थिति आती है, आपातकालीन स्थिति आती है, तब एकात्मक की ओर झुकाव हो जाता है। हमने आपातकालीन उपबंध में इसको बहुत अच्छे से कवर किया है, आप देखिएगा उसको। हम आपातकालीन उपबंध जब पढ़ते हैं भाग 18 के विषय में, तब जो आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो केंद्र के मजबूत हो जाता है और राज्य की जो शक्तियां हैं वो कम हो जाती है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं एकात्मक की ओर झुकाव, मतलब केंद्र की ओर झुकाव। हमारा जो संविधान है कहीं भी संघ नहीं लिखा हुआ है, हमेशा यूनियन लिखा हुआ है, याद रखना। संघ को दो टर्मिनोलॉजी से प्रस्तुत करते हैं, एक यूनियन और एक फेडरेशन, ठीक है। लेकिन हमारे में यूनियन मतलब संघ मतलब यूनियन का प्रयोग किया गया, फेडरेशन का नहीं किया गया, ठीक है। फेडरेशन में क्या होता है? राज्य और केंद्र दोनों की अलग अलग शक्तियां होती है, दोनों की अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं, जबकि यूनियन में क्या होता है कि दोनों को शक्तियां तो दी गई है लेकिन दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। दोनों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है, और अगर केंद्र चाहे तो राज्य की शक्तियों को कम ज्यादा कर सकता है, ठीक है। तो ये यूनियन का परिभाषा है, यूनियन मतलब बना के रखने वाला चीज, ठीक है। चलो आगे देखो, संसदीय कार्य प्रणाली, याद रखना हमारे में संसदीय जो सिस्टम है उसको अपनाया गया है, कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय शासन मतलब एक संसद है, और वो जो संसद के जो सदस्य हैं उनमें से कुछ कहाँ जाते हैं? चुनकर कार्यपालिका में जाते हैं। कार्यपालिका मतलब जैसे मंत्री परिषद है, कार्यपालिका का अंग है मंत्री परिषद। तो जो चुनकर गए हैं विधायिका में, जो सांसद जो चुन के गए हैं वही कार्यपालिका में शामिल होंगे। तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति हमेशा उत्तरदायी रहेगी, मतलब कार्यपालिका अगर कुछ भी करेगी तो उसको विधानसभा में, मतलब विधानसभा मतलब संसद में ये चीज बोलना पड़ेगा, ये चीज बताना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, मतलब उत्तरदायित्व तो बना रहेगा। इसीलिए संसदीय शासन प्रणाली यहाँ पर लागू होता है, ठीक है। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होते हुए भी वास्तविक शक्तियां किसके पास है? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के पास है, ठीक है। नाम मात्र का प्रधान और वास्तविक प्रधान के बारे में हम चर्चा करते हैं। नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति को बोलते हैं, तो कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है, लेकिन कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है जी? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री होता है, याद रखेंगे।
चलो, मौलिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है। भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, जो नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए, मतलब चौमुखी विकास के लिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरह के विकास के लिए सहूलियत देता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार एक अनिवार्य तत्व है हमारे संविधान का, जो संविधान की मूल आत्मा भी है, क्योंकि हमको स्वतंत्रता, समानता, न्याय ये सब सुनिश्चित करना है, तो इसके लिए कुछ अधिकार नागरिकों को देना पड़ेगा। ठीक है, ये जो अधिकार हैं ये शासन के खिलाफ यानी सरकार के खिलाफ व्यक्ति के दावे हैं, नागरिक के दावे हैं। ठीक है, इसके बाद मौलिक कर्तव्य भी हमारे संविधान में दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आपको केवल अधिकार दे दिया है, नहीं, अधिकार के साथ साथ नागरिकों को कुछ कर्तव्य भी है कि उनको पालन करना चाहिए। ठीक है, इसे मूल संविधान में भले ही नहीं था ये, लेकिन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। ठीक है, भाग 4 का में जोड़ा गया। वर्तमान में 11 है, पहले 10 थे और 2006 के बाद इसको क्या कर दिया गया, 11 हो गया है। ठीक है, ये गैर संगत है, गैर न्याय संगत है, मतलब न्यायालय में चुनौती देने योग्य नहीं है। अगर कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो आप न्यायालय में ये नहीं बोल सकते कि अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, इस पे केस करना है, नहीं। ठीक है, अब मौलिक अधिकार के मामले में जा सकते हैं न्यायालय में। आपका मौलिक अधिकार का छीना जा रहा है तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हुए आप सीधा न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन मौलिक कर्तव्य में अगर कंफ्यूजन कर गया होगा तो एक बार और आपको समझा देता हूँ। देखो, मौलिक अधिकार जो है ये सरकार के खिलाफ नागरिकों के दावे हैं। ठीक है, तो आपका जब भी मौलिक अधिकार का हनन होगा तो आप सीधे न्यायालय में जा सकते हैं। मतलब मौलिक अधिकार जो होते हैं न्यायालय में वाद योग्य है, मतलब न्याय संगत है। ठीक है, न्यायालय जा सकते हैं। जबकि मौलिक कर्तव्य जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, ये न्याय संगत नहीं है। मतलब अगर कोई इसका पालन नहीं करता है तो आप न्यायालय डायरेक्ट नहीं जा सकते, उस पर केस आप नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, मतलब राज्य को कुछ ऐसे निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं कि आप इसके अनुसार अपने राज्य का, अपने जो शासन है उसका संचालन करेंगे। ठीक है, ये भी प्रकृति में गैरवादी योग्य, मतलब नॉन जस्टिफिकेबल है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने का प्रयास है, भाग 4 में वर्णित है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि कौन सा संविधान में भाग है जो कल्याणकारी राज्य का जो एसेंस है, जो उद्देश्य है, उसको पूर्ण करता है। तो कौन करता है पूर्ण? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारी न्यायपालिका जुडिशरी है वो कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र है। ठीक है, मतलब उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। ठीक है, वो अपने निर्णय, अपने जो कार्यों का जो संचालन है उसके लिए स्वतंत्र है। ठीक है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका इसकी विशेषता है। आगे धर्मनिरपेक्षता, सबसे महत्वपूर्ण चीज। हमारे राज्य में कोई धर्म नहीं है, हमारे देश का कोई विशेष धर्म नहीं है, याद रखेंगे। वर्तमान समय में ये बहुत प्रासंगिक विषय है कि हमारे राज्य का कोई धर्म नहीं है। हम सब धर्मों को समान रूप से लेकर चलते हैं, सर्वधर्म समभाव वाले भाव से। ठीक है, और धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म से दूरी नहीं है, याद रखना। हमने धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक अवधारणा को लिया है, धर्मनिरपेक्षता का सकारात्मक अवधारणा लिया है, जिसके अनुसार सभी धर्म हमारे लिए बराबर हैं और शासन जो राज्य है उसका दायित्व है कि सभी धर्मों का क्या करे, समान रूप से संरक्षण करे, रक्षा करे। ठीक है, जबकि इसका जो पश्चिमी अवधारणा धर्म और राज्य को अलग रहने की बात करता है। मतलब जो सरकार है उसको धार्मिक मुद्दों पर बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये कौन बोलता है? पश्चिमी मॉडल या नकारात्मक मॉडल बोल सकते हैं। जबकि जो धर्मनिरपेक्षता का सकारात्मक या पॉजिटिव अप्रोच है, जो भारतीय मॉडल है, वो क्या बोलता है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना और सभी धर्मों के विकास के लिए प्रयास करना। ठीक है, क्लियर? इसको भी हमारे प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्षता। स्पेशली हम धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट करते हैं, एसेंस थोड़ा सा अंतर हो जाता है। हमारे में स्पष्ट रूप से पंथ निरपेक्षता ज्यादा सही और सटीक बैठता है, ठीक है, न कि धर्मनिरपेक्षता, क्योंकि हमारे में धर्मनिरपेक्षता के कई भाव होते हैं। जैसे विद्यार्थी का धर्म है पढ़ना, तो किसी का विशेष जो कार्य करने का जो होता है उसको भी हम धर्म बोलते हैं। किसी की जो मूल प्रवृत्ति होती है, जैसे आग का धर्म होता है जलना, तो उसको भी धर्म बोलते हैं। ठीक है, तो जो प्रवृत्ति वाली चीज हो गई, जो कार्य वाली चीज हो गई, उसको भी धर्म बोलते हैं। इसीलिए धर्मनिरपेक्षता को हम स्पष्ट ट्रांसलेशन नहीं मानते हिंदी में। सेकुलरिज्म का जो स्पष्ट ट्रांसलेशन है वो पंथ निरपेक्षता होना चाहिए। इस पर बहुत वाद विवाद हुए हैं समय पर, लेकिन हम यहाँ धर्मनिरपेक्षता लिखा है तो भले धर्मनिरपेक्षता बता दिए, लेकिन ये स्पष्ट रूप से पंथ निरपेक्षता है। ठीक है,
चलिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसको बोलते हैं? जिसमें 18 प्लस वाले लोग बिना किसी भेदभाव के आराम से अपना मतदान करते हैं अपने क्षेत्र में, ठीक है। तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो आयु थी उसको कम किया गया था, याद रखेंगे, 21 से घटाकर 18 कर दिया गया, तभी से हम 18 प्लस वाले लोग वोट डालते हैं, ठीक है। प्रत्येक वयस्क जो नागरिक है उसको मतदान करने का अधिकार होगा, यही वयस्क मताधिकार बोलता है, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारा संविधान का सबसे महत्वपूर्ण चीज है कठोरता के साथ लचीलापन, ठीक है। मतलब इसको ना तो आसानी से संशोधित किया जा सकता है और ना ही एकदम कठिनाई के साथ संशोधित किया जा सकता है, मतलब दोनों का मिश्रण है। मतलब आसान भी है और मुश्किल भी है, ठीक है। कुछ मुद्दों में कुछ जो चीजें हैं वो बहुत आसान है, जैसे राज्य के नाम में परिवर्तन करना, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, ये आसान चीजें हैं। लेकिन मूल अधिकार को हटाना या उसमें कमी करना ये बहुत जटिल विषय है, तो इसको संशोधन बहुत जटिल तरीके से किया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारे में कठोरता के साथ साथ लचीलापन भी दिखता है हमारे संविधान में, क्लियर है। इसके बाद हम आगे देखेंगे 12वां जो है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता किसको बोलेंगे? कि भारत में जो संविधान है ना वो सर्वोच्च है, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, ना ही संसद है ना ही कार्यपालिका है। मतलब आप ऐसा नहीं कि संविधान को हटा दें, ऐसा करके संसद अगर कोई बिल पारित कर दे तो संविधान हट जाएगा, नहीं, संविधान ही सर्वोच्च है और संविधान के जो प्रावधान है उसी के अनुरूप ही आप क्या करेंगे, जो विधि है, जो कानून है वो बनाएंगे, ठीक है। तो भारत में क्या है, संविधान की सर्वोच्चता है। इसके अलावा मिश्रित संविधान है। मिश्रित संविधान का मतलब क्या है कि यहाँ ब्रिटेन और अमेरिका के भी बहुत सारी चीजों को शामिल किया गया है, ठीक है। जैसे ब्रिटेन में क्या है, लिखित अलिखित संविधान है, अमेरिका में लिखित संविधान है, तो कुछ उसके क्लॉज और कुछ उसके प्रोविजन दोनों को शामिल करके हमारा संविधान बना है, इसीलिए संविधान मिश्रित है। मतलब वही कठोरता के साथ लचीलापन भी है, ठीक है। लिखित है, बहुत सारे प्रावधान अलिखित है। अलिखित इन सेंस मतलब जो चीज लिखी हुई है वो स्पष्ट रूप से फिर से नहीं लिखा गया है, उसके भाव को पकड़ के हम उसके आधार पर फिर कानून बनाते हैं, ठीक है। तो लिखित अलिखित दोनों का इसमें मिश्रण है, ठीक है, और लचीला और कठोर दोनों का मिश्रण है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मिश्रित संविधान। आगे देखो, अब किस किस स्रोत से लिया गया है, मतलब किस देश से हमने क्या लिया अपने संविधान में। ये देखो, ब्रिटेन से क्या लिया है, तो ब्रिटेन से सबसे महत्वपूर्ण चीज हमने क्या लिया है, ब्रिटेन से लिया संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। गवर्नेंस का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। रूल ऑफ लॉ लिया है। रूल ऑफ लॉ मतलब कानून का शासन, हमारे देश में कानून का शासन है, कानून के सामने सब बराबर है, ठीक है। एकल नागरिकता, हमारे देश में एक ही नागरिकता है, हम केवल भारत के नागरिक होते हैं, किसी राज्य के नागरिक नहीं होते, याद रखना। जैसे कोई बिहार का नागरिक, कोई राजस्थान का नागरिक, ऐसा नहीं होता, हम सब भारतीय नागरिक हैं, याद रखना। तो इसीलिए एकल नागरिकता। अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप चलता है, मतलब वहाँ राज्य की एक अलग नागरिकता होता है और वहाँ के देश का अलग नागरिकता होता है, ठीक है। तो हमारे में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, क्योंकि ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है, ठीक है। कैबिनेट प्रणाली, कुछ कुछ विशेष मंत्रियों को मिलाकर एक कैबिनेट बनाया जाता है, ये सब प्रणाली है, ब्रिटेन से लिया गया है। विधि की समानता का सिद्धांत, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के सामने सब समान है, ये जो समानता का है ये हम ब्रिटेन से लिए हैं। अमेरिका से क्या लिए हैं, यहाँ से देखो, अमेरिका से सबसे महत्वपूर्ण चीज हमने लिया है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार हमने लिया है। इसके अलावा न्यायालय की स्वतंत्रता, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। अमेरिका में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो बहुत स्ट्रांग माना जाता है और स्वतंत्र माना जाता है, उस पर कार्यपालिका और विधायिका का कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो उसी क्रम में हमने भी अमेरिका से क्या लिया है, स्वतंत्र न्यायपालिका लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू की जो शक्ति है, मतलब अगर कोई कानून विधि संबद्ध नहीं है या मूल अधिकार या कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को कम करने का उद्देश्य रखती है, तो उसको न्यायिक पुनरावलोकन के तहत हटाया, घटाया या डिलीट किया जा सकता है, ठीक है, समझ गए। तो इसी का जो न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू का जो सिस्टम है, कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का जो पद है अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया चलाई जाती है वो सब कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, आयरलैंड से क्या लिए, सबसे महत्वपूर्ण डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये लिए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया तरीका जो है वो लिए हैं। नामित राज्यसभा सदस्य, हमारे राज्यसभा में 12 सदस्य नामित होते हैं, आपको पता होगा, 4 क्षेत्रों से, तो ये जो है आयरलैंड से लिया गया है। कनाडा से हमने संघीय ढांचा लिया, कनाडा का जो संघीय ढांचा है वो इंडिया के जैसा ही है, ठीक है। तो हमने कनाडा मॉडल अपनाया है, जिसमें क्या पता चलता है कि संघीय
में संघ के अपने अपने तो अधिकार होंगे, मतलब केंद्र और राज्य के अपने अपने अधिकार तो होंगे, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी वहां केंद्र एकात्मक रूप धारण कर सकता है। इस तरह का जो संघीय ढांचा है ये कनाडा में प्रचलित है और हमने कनाडा से लिया है। ठीक है, केंद्र को अधिक शक्तिशाली, वही जो मतलब हमने संघीय ढांचा जो लिया है उसी में ऐड है ये। राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियां, रेसिडुअरी पावर्स। ठीक है, मतलब जो चीज छूट गई है ना वो किसके पास रहेगा, तो वो केंद्र के पास रहेगा। ठीक है, जैसे अलग अलग सूचियां हैं, हम जब 7वीं अनुसूची पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग अनुसूचियां हैं जिसमें राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची ये पढ़ते हैं। तो जो अवशिष्ट शक्तियां जो अवशिष्ट सूची में आता है वो सब केंद्र को दे दिया गया है। रूस से क्या लिया है हमने, रूस से मौलिक कर्तव्य लिया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज रूस से क्या लिया है, मौलिक कर्तव्य, कि आपको देश ने अधिकार तो दिए हैं, साथ साथ आपको कुछ कर्तव्य का भी पालन करना चाहिए। समाजवादी जो चरित्र है ये आपको रूस से देखने को मिलता है। पंचवर्षीय योजनाएं हमने रूस से लिया है। ठीक है, देखो वर्तमान रूस और तत्कालिक रूप से जो पूर्व सोवियत संघ था वही है ना, याद रखना। ठीक है, रूस का जो क्या बोलेंगे पैतृक जो चरित्र था सोवियत संघ के रूप में, उससे हमने मौलिक कर्तव्य लिया। ठीक है, जर्मनी से क्या लिया, आपातकालीन प्रावधान जो हम भाग 18 में पढ़ते हैं। आपातकालीन की स्थिति में 3 आपातकाल की चर्चा हमने पिछले वीडियो में की है, आप देखिएगा उसको। ठीक है, राष्ट्रपति की आपातकालीन अधिकार के बारे में जो है सब जर्मनी से लिया गया है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसमें स्थापित छूट गया है, स्टैब्लिश मतलब स्थापित, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आर्टिकल 21 जब आप पढ़ते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, तो उसमें प्रोसेस स्टैब्लिश बाय लॉ शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है। मतलब जो स्थापित प्रक्रिया है उसके आधार पर ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। आर्टिकल 21 पे हम आर्टिकल 21 पर एक विशेष वीडियो बनाएंगे जिसमें बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, जापान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, सबसे महत्वपूर्ण समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, जो जिसपे राज्य और केंद्र दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है उसको हम कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। ये कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता, ये सब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उच्च न्यायालय का सलाहकारी अधिकार, मतलब आपको पता होगा कि राष्ट्रपति समय समय पर न्यायालय से आर्टिकल 143 के तहत क्या मांगता है, सलाह मांगता है। ठीक है, संवैधानिक मुद्दों पर सलाह मांगता है। तो ये जो अधिकार है कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, एक बार हम फिर से थोड़ा सा मेन चीजों को यहाँ से रिवाइज करेंगे। देखो ब्रिटेन से क्या लिए हैं, संसदीय लिए हैं, संसदीय जो कानून व्यवस्था है उसको लिए हैं। एकल नागरिकता को लिए हैं, कैबिनेट को लिए हैं, विधि के समक्ष सब समान है इसको लिए हैं। अमेरिका से हमने क्या लिया है, सबसे महत्वपूर्ण चीज स्वतंत्र न्यायपालिका लिया है, मौलिक अधिकार लिया है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया है, महाभियोग की प्रक्रिया को लिया है और उपराष्ट्रपति के पद को लिया है। ठीक है, आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया को लिया है, नामित सदस्य को लिया है जो राज्यसभा में होते हैं। संघीय ढांचा हमने कनाडा से लिया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि हमारा जो संघीय ढांचा किससे प्रभावित होता है, ऑप्शन में आपको अमेरिका भी दिखेगा, ब्रिटेन भी दिखेगा और कनाडा भी दिखेगा, तो आप कनाडा को ज्यादा सटीक आंसर मान के चलेंगे। ठीक है, रूस से हमने क्या लिया, मौलिक कर्तव्य लिया है, पंचवर्षीय योजना लिया है, समाजवाद का जो चरित्र है उसको हमने लिया है। जर्मनी से हमने आपातकालीन उपबंध लिए हैं, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और क्या बोलेंगे उच्च न्यायालय को जो सलाहकारी अधिकार है वो सब लिए। ठीक है, तो ये हमारी तरफ से ये वीडियो पूर्ण हुआ। आप इस वीडियो को बार बार देखें, रिवाइज कीजिए, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और आगे अपने जो दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे होंगे उनको शेयर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।